Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Shiraz Khan and welcome to the Manzil by Shiraz Khan. दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत, काफ़ी दिन का गैप आ गया बीच में, कोई अकाउंटिंग का लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर। लेकिन इंशाल्लाह अब इस तसलसल को हम दोबारा शुरू करेंगे। आज ये हमने कुछ टाइम पहले कौन से टॉपिक पर अपना लेक्चर जो है वो छोड़ा था? जी हाँ, हम लोग स्टडी कर रहे थे कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो कैश बुक के हवाले से मैंने आपको तमाम चीज़ें समझा दी थी, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तीनों समझा दी थी, और उसके साथ साथ उसकी एक एक हमने प्रॉब्लम भी कर ली थी। आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। आज हम समझेंगे कि अब रिकन्सिलिएशन की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो रिकन्सिलिएशन को समझने से पहले आपको बैंक के मैटर्स को समझना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको उसमें किस चीज़ को समझना पड़ेगा? आइए हम अपनी स्लाइड पर चल के देखते हैं। जी, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज चेक। चेक क्या होता है? CHEQUE या फिर CHECK, ये दो स्पेलिंग्स होती हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। तो ये दोनों का मतलब हमारा चेक होता है। चेक असल में होता क्या है? देखिए, चेक जो है ना वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर को कहा जाता है। यानी हम ये बैंक बनाकर हमें देता है अकाउंट होल्डर को, और हम बैंक को फिर चेक बनाकर देते हैं, और बेसिकली हम बैंक को अनकंडीशनल एक हुक्म दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं कि भाई फलां शख्स को आप हमारे अकाउंट में से पे कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है चेक। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये तफसील से हमारा चैप्टर है, हम आगे चल के तफसील से इसको पढ़ेंगे। निगोशिएबल जो निकला है वो निकला है निगोसिएशन से, यानी दो पार्टीज या तीन पार्टीज के दरमियान बातचीत। और बातचीत किस सेंस में? बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग के सेंस में। तो बहरहाल चेक भी एक बीच का हमारा सिस्टम बनता है, एक जरिया बनता है निगोसिएशन का। भाई देखें ना, मुझे किसी शख्स को पेमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा कि बैंक को ऑर्डर करूंगा कि भाई ये चेक फलां शख्स आपके पास लेकर आएगा, तो आप मेरे अकाउंट में से उसको पेमेंट कर दीजिएगा। तो चेक दो बंदों की निगोसिएशन का जरिया बना ना, तो इसलिए कहा जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये तफसील से इंशाल्लाह आगे चल के हम अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल चेक को आप ये समझ लीजिए, चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो हम बैंक को देते हैं कि भाई आप हमारे अकाउंट में से पेमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा और दो तीन डेफिनेशंस मिलती हैं, लेकिन की डेफिनेशन इसकी आप इस तरह समझें बिगिनिंग लेवल के ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह बन सके। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड्स में देखते हैं क्या बता रहा है हमें। देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी वेज अ रिसीव्ड चेक कैन बी यूज्ड। अब मिसाल के तौर पे किसी ने हमें चेक दिया, जाहिर सी बात है कि हमने उसको सेल की होगी क्रेडिट के ऊपर, तो उस बंदे ने हमें पेमेंट करने के लिए चेक दिया। तो अब ये चेक हम कितने वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस चेक का हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, डिपॉजिटेड विद बैंक। हम वो सेम चेक लें और अपने बैंक में जाके उसको जमा करवा दें अपने अकाउंट में, यानी हम अपने बैंक को वो चेक दें और हमारा जो बैंक है वो उन पैसों को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। एक तो ये बात हो गई। दूसरा कह रहा है इंडोर्स टू अ क्रेडिटर्स। हम अपने क्रेडिटर्स को वो चेक दे दें। भाई देखिए, अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं तो हमसे भी तो कोई पैसे लेने वाला होगा ना, जाहिर है हमने भी तो किसी से क्रेडिट परचेस किया होगा ना, अब हमें भी तो उसको पेमेंट करनी होगी। तो हमने रिसीव्ड वाले बंदे से, अपने डेटर्स से, अकाउंट्स रिसीवेबल से उस चेक को लिया और अपने क्रेडिटर को, अकाउंट्स पेएबल को वो चेक हमने पे कर दिया एज इट इज। अब वो बंदा जाएगा और जिस बैंक का वो चेक होगा, यानी जो हमें रिसीवेबल ने दिया है, उसके काउंटर पर जाकर वो चेक को इनकैश करवा लेगा। तीसरा इसमें यह है कि एनकैश ओवर द काउंटर ऑफ द डेटर्स बैंक। तीसरा ऑप्शन यह है कि हम डेटर्स के बैंक्स पर जाएं, यानी जिस बंदे से हमने चेक लिया है उसके बैंक में जाएं जहां का वो बैंक ड्रॉ हुआ, जहां जिस बैंक का वो चेक ड्रॉ हुआ है, और उसके काउंटर पर जाकर वो चेक दिखाएं और वहां से हम पैसे रिसीव कर लें। तो इन तीन तरीकों से याद रखिएगा, हम एक रिसीव्ड चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक नई टर्म आ गई आपके सामने, डिसऑनर्ड चेक। जी, व्हाट डज डिसऑनर्ड मीन्स?
देखिए डिसऑनर्ड चेक ऐसा चेक होता है कि जिसको पे करने से बैंक मना कर दे। भाई मिसाल के तौर पर देयर आर सो मेनी रीजंस, मैं रीजंस पर आता हूँ अभी आगे चल के। मिसाल के तौर पर मैंने किसी शख्स को एक चेक ड्रॉ करके दिया कि भाई मैं आपको पेमेंट करता, ये लीजिए आप ये चेक और मेरे बैंक जाइए वहाँ से इसकी पेमेंट ले लीजिए। अब वो मिस्टर जैद साहब जो थे, मैंने उनको पेमेंट की थी, वो गए मेरे बैंक और उन्होंने मेरे काउंटर के ऊपर उस चेक को दिया, लेकिन काउंटर पर जो टेलर बैठा हुआ था, कैशियर था, उसने मिस्टर जैद को उस चेक पर लिखी हुई कीमत अदा करने से मना कर दिया कि सॉरी सर, हम आपको इसमें जो कीमत लिखी हुई है उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, चेक दैट इज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, ऐसा चेक जो बैंक आपको पे करने से मना कर दे। डिसऑनर्ड ऑफ चेक इज अ कंडीशन इन विच बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ चेक टू द पेई। पेई मतलब जिसको पे किया जा रहा हो। मैंने आपको समझा दिया कि बैंक जिसको देने से मना कर दे। देखिए नोट में हम देखते हैं, चेक में भी डिपॉजिटेड। भाई डिसऑनर्ड ऐसे भी हो सकता है कि हम चेक को डिपॉजिट करवाने के लिए भेजें। मैंने आपको बताया ना कि रिसीव्ड चेक हम अपने बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो हम अपने बैंक में उस चेक को जमा करवाने के लिए भेजें। भाई मिसाल के तौर पे एक अकाउंट्स मैनेजर ने, एक बिजनेसमैन ने चलें एक चेक को रिसीव करा और अपने पियोन से कहा भाई ये चेक पे इन स्लिप फिल कर इस चेक को स्टेपलर कर आप मेरे अकाउंट में जमा करवा दें। लेकिन चूंकि अब वो डिसऑनर्ड चेक है तो वो आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा। इसी तरीके से इंडोर्स टू अ क्रेडिटर एंड रिटर्न डिसऑनर्ड, हमने किसी क्रेडिटर को वो चेक दिया। भाई हमने किसी से चेक लिया, अब हम किसी को पेमेंट भी तो करते हैं ना, हमने सामान खरीदा होगा, तो उस चेक की हमने उस शख्स को पेमेंट कर दी। जैसे ही हमने उस शख्स को पेमेंट करी, वो शख्स हमारे बैंक में पैसे लेने गया, बैंक ने उस चेक की पेमेंट देने से उस शख्स को मना कर दिया। लीजिए जनाब, ऐसा चेक कहलाता है डिसऑनर्ड चेक। आइए मजीद आगे चलते हैं कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई बैंक डिसऑनर्ड अ चेक, यानी व्हाई बैंक रिफ्यूजेस टू पे अ मनी, refuses to pay a amount that is already written in the check। ऐसा क्यों होता है कि वो जो बैंक होता है वो उन चेक के पैसों को देने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आइए इसको देखते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस, मैंने यहाँ कुछ एनालिस्ट कर दिए। सबसे पहले ओवर राइटिंग। देखिए चेक के ऊपर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने नाम लिखा भाई टू मिस्टर जैद, अब मिस्टर जैद के ऊपर ओवर राइटिंग ना हो, डबल हाथ ना फेरा हो, आपने तारीख पर डबल हाथ ना फेरा हो, साइन आपने जो करे उस पर डबल हाथ ना फेरा हो, यानी किसी भी कॉलम में किसी भी जगह में इस आपकी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है सिग्नेचर इज एब्सेंट और डज नॉट मैच विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर केप्ट बाय द बैंक। आपने जो उस पर साइन करे वो आपके साइन मैच ही ना हो। किन साइनों से? जो आपने अपने बैंक को साइन करके दिए हैं, आपके स्पेसिमेन जो बैंक के फॉर्म पे आपने फिल करे थे वो ना हो। इफ द नेम ऑफ द पे इज नॉट रिटन, अगर पेई का नाम उस चेक के ऊपर ना लिखा हो, पेई से मुराद जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने मिस्टर जैद की मिसाल बताई, उसका नाम उस चेक के ऊपर मेंशन ना हो, तो जो हमारा बैंक होगा वो उस चेक को पे करने से मना कर देगा। इफ द ड्रॉवर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट, अगर आपने चेक ड्रॉ किया था और किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आपने बैंक को मना कर दिया कि भाई फुला शख्स अगर पैसे लेने आए या फुला चेक आपके पास आए नंबर का, तो आप उसकी पेमेंट नहीं कीजिएगा, मुझसे काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा। इफ द अमाउंट रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच, अगर आपने ऑब्वियसली अगर आपने फिगर्स में अमाउंट को लिखा और उसके अलावा आपने फिर उसको जो है वो राइटिंग के अंदर भी लिखा, तो वो आप मैच ना हुआ, तब भी आपका जो चेक होगा, यानी जो आपके अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, वो मैच ना हुए तो भी आपका चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। अकाउंट नंबर इज नॉट रिटन, अकाउंट नंबर ना लिखा हुआ। द कोर्ट ऑफ लॉ हैज गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक, अगर कोई कानूनी उस पर मामला चल रहे हैं, कोई FIR दर्ज हुई है या उसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज पाई गई हैं, तो कोर्ट आपको मना कर देगा बैंक को कि भाई इस चेक को आप डिसऑनर्ड कर दीजिएगा और हमसे राब्ता कीजिएगा। इफ द ड्रॉवर हैज क्लोज द अकाउंट बिफोर प्रेजेंटिंग द चेक, अगर अकाउंट होल्डर ने पहले से ही चेक को अपना अकाउंट बंद करवा दिया तो फिर उसकी पेमेंट नहीं होगी। यानी मिस्टर जैद के प्रेजेंट होने से पहले ही अगर मैंने जो मेरा अकाउंट था, मिसाल के तौर पे मैंने उस अकाउंट को बंद करवा दिया, यानी ड्रॉवर कहते हैं
चेक को लिखने वाले को, ड्रॉ करने वाले को। अगर मैंने अकाउंट क्लोज करवा दिया अपना तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट भी नहीं होगी। इनसफिशिएंट फंड, आपके अकाउंट के अंदर फंड ही मौजूद ना हो। भाई आपने चेक ड्रॉ करके दे दिया 10,000 का, आपके अकाउंट में टोटल थे 5,000 रुपए, हाउ द बैंक विल पे? बैंक नहीं करेगा, इस चेक को रोक देगा। रोकने का मतलब डिसऑनर्ड कर देगा। इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड, अगर डेट मेंशन ही ना हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपने चेक के ऊपर तारीख ही नहीं डाली, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपने आगे के दिनों की तारीख डाल दी और वो शख्स पहले जो है वो बैंक में चला गया चेक को एनकैश करवाने के लिए, तो बैंक उसको नहीं करेगा। बैंक पे जब ही करेगा जबकि उस पर तारीख दर्ज होगी। तो लीजिए जनाब, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। छोटा सा एक टॉपिक, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया है आज। ये आगे की वीडियोस में बड़ा कारआमद आपके लिए साबित होगा। हमसे जुड़े रहिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और इसके बाद हम आगे चल रहे हैं कि फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम बाकायदा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे वो क्या होती है, और उसको बनाना भी सीखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th अकाउंटिंग में भी, 12 के अंदर भी, और BBA MBA और BCom के सब्जेक्ट्स के अंदर भी अकाउंटिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दौरे हाजा का सब्जेक्ट है। आपको खुद आगे चल के बैंक के साथ जब डीलिंग करनी होगी, फेस करेंगे, तो आपको ये और क्लियरली चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।